One small step for man, one giant leap for mankind. जुलाई 20, 1969 को रात के 2:56 पे अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे पैर रखने वाले पहले इंसान बने। इस हिस्टोरिक इवेंट में उनके साथ है कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल पायलट एडविन बज ऑल्ड्रिन। इन तीनों लोगों का चांद पे लैंड करना ह्यूमन परसेवरेंस और कैपेबिलिटीज का शानदार एग्जाम्पल बनता है। बट ये सक्सेस अमेरिका को गिफ्ट में नहीं मिलती। यहाँ तक पहुँचने में एक बहुत बड़ी मशीनरी 24 घंटे सिर्फ एक एम्बिशन को लिए आगे बढ़ती है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्पुतनिक क्राइसिस से डील करने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट आइजनहावर ने 1958 में नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एक्ट साइन किया था और नासा की फॉर्मेशन हुई थी। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड दैट यू वॉच इट फर्स्ट। सोवियत यूनियन अमेरिका से पहले अपनी सैटेलाइट लॉन्च करके स्पेस रेस में लीड बना लेता है। ना ही सिर्फ अमेरिका बट कई और देश, खासकर कि नेटो ट्रीटी के मेंबर्स में जबरदस्त इनसिक्योरिटी घर कर जाती है। वो इसे ना ही सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के रूप में बल्कि एक मिलिट्री एडवांसमेंट के रूप में भी देखते हैं। नासा में अमेरिका की कई छोटी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसीज को कंसोलिडेट किया जाता है, पानी की तरह पैसा बहाया जाता है और अमेरिका आर या पार मोड में काम करना शुरू करता है। अभी नासा को बने सिर्फ एक ही साल हुआ होता है और सितंबर 12, 1959 को सोवियत यूनियन का लूना 2 मून पे पहुंचने वाला पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बनता है। पहली सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस करके राउंड 1 तो सोवियत यूनियन जीत ही गया था। राउंड 2 में भी सोवियत यूनियन अमेरिका से पहले किसी स्पेसक्राफ्ट को चांद तक पहुंचाने वाला पहला देश बनता है। इससे पहले लूना 1 भी पार्शियली सक्सेसफुल मिशन था। लूना 1 चांद को सिर्फ 6000 किलोमीटर से मिस कर जाता है। सुनने में 6000 किलोमीटर बहुत ज्यादा लग सकता है, बट याद रखें कि अर्थ और चांद के बीच में एवरेज डिस्टेंस करीब 3,85,000 किलोमीटर का है। लूना 2 की सक्सेस के बाद सोवियत यूनियन पहला ऐसा देश बनता है जिसने कभी कोई दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पे स्पेसक्राफ्ट को भेजा हो। साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिहाज से ये एक शानदार मिशन था। लूना 2 में लगे रेडिएशन डिटेक्टर्स और मैग्नेटोमीटर से साफ हो जाता है कि अर्थ के वैन एलन रेडिएशन बेल्ट की तरह मून पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ऑल्दो इट वाज नॉट लाइक दैट सिंस द बिगिनिंग, बट दैट नॉलेज केम मच लेटर। साइंटिफिक डिस्कोर्स के लिहाज से ये एक शानदार डिस्कवरी थी। लूना 2 से पहली बार अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर की बाहर की सोलर विंड्स को डिटेक्ट किया जाता है। बहरहाल एक बार फिर सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी को दुनिया के सामने रखा जाता है। वर्ल्ड लीडर्स को समझ ही नहीं आता कि इस क्राइसिस से डील कैसे करें। अमेरिकन ये सोचते थे कि भले ही सोवियत यूनियन के पास ज्यादा बड़े रॉकेट्स हैं, बट उनके पास बेटर गाइडिंग सिस्टम्स हैं। लूना 2 की सक्सेस के बाद उनका ये डिल्यूजन भी खत्म हो जाता है। लूना 2 से पहले अमेरिकन चांद के सबसे नजदीक करीब 60,000 किलोमीटर तक आए थे, जब पायनियर 4 एयरक्राफ्ट चांद के नजदीक से फ्लाई बाय करता है। हालांकि इस मिशन से ज्यादा साइंटिफिक डेटा हासिल नहीं होता। असल में जिस तरह से सोवियत यूनियन और अमेरिका का पॉलिटिकल फ्रेमवर्क काम करता था, अमेरिका के ज्यादातर फेलियर्स खुल के सामने आते थे, बट सोवियत यूनियन के फेलियर्स को या तो छुपा दिया जाता था या फिर उन्हें दुनिया के सामने लाने में बहुत डिले किया जाता था। अब दिन आता है अप्रैल 12, 1961 का और सोवियत यूनियन फिर कुछ ऐसा काम कर दिखाता है जिससे पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन का एक अलग मुकाम बनता है। सुबह के 6:07 पे वोस्टोक 1 रॉकेट में कजाकिस्तान के बेकोनूर कॉस्मोड्रोन से लॉन्च किया जाता है। इस रॉकेट में सवार होते हैं यूरी गैगरिन। रॉकेट लॉन्च के दौरान यूरी गैगरिन कहते हैं, जिसका मतलब होता है ऑफ वी गो। यूरी आउटर स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बनते हैं और ये शब्द बाद में रशिया में एक बहुत पॉपुलर एक्सप्रेशन बनता है। इस फ्लाइट में लॉन्च से लैंडिंग तक टोटल 108 मिनट लगते हैं। गैगरिन अर्थ में री एंट्री पर करीब 23,000 फीट पे अपने कैप्सूल से अलग होते हैं और पैराशूट से वापस सरफेस तक आते हैं। गैगरिन सोवियत यूनियन में एक हीरो की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। गैगरिन की स्पेस फ्लाइट अमेरिका के लिए स्पेस रेस में लगातार तीसरी हार होती है। मई 5, 1961 को एलन शेपर्ड पहले अमेरिकन बनते हैं जो आउटर स्पेस तक पहुंचे हों, पर उनकी फ्लाइट सब ऑर्बिटल फ्लाइट थी, यानी कि गैगरिन की तरह उनका स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस नहीं हुआ था, पर इसे एटलीस्ट एक कंसोलेशन प्राइज की तरह देखा जाता। गैगरिन की फ्लाइट के करीब एक महीने बाद मई 25, 1961 को जॉन एफ कैनेडी कांग्रेस को एक स्पीच डिलीवर करते हैं। वो अपने देश के आगे एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस चैलेंज रखते हैं। ये चैलेंज होता है टू लैंड अ मैन ऑन मून एंड रिटर्न हिम सेफली टू अर्थ विद इन दैट डेकेड। I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period
will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. इसके लिए वो 10 साल का एम्बिशियस और एग्रेसिव डेडलाइन तैयार करते हैं। नासा जो अभी अभी नया बना होता है, पूरी ताकत से इस ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी शुरू कर देता है। फरवरी 20, 1962 को जॉन ग्लेन मर्करी एटलस 6 रॉकेट में अमेरिका के लिए पहली ऑर्बिटल फ्लाइट करते हैं। ये यूरी गैगरिन की फ्लाइट के बाद 5th ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होती है। इससे पहले सोवियत के 2 ऑर्बिटल मिशन और अमेरिका के 2 सब ऑर्बिटल मिशन पहले पूरे हो चुके होते हैं। अब नासा स्टार्ट करता है प्रोग्राम जेमिनी। इस प्रोग्राम को कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स के लिए तैयार किया जाता है। ये प्रोजेक्ट एक ब्रिज बनता है प्रोजेक्ट मर्करी और अपोलो प्रोग्राम्स में। प्रोजेक्ट मर्करी से अमेरिका ने स्पेस फ्लाइट के लिए कुछ शुरुआती एक्सपीरियंस तो ले ही लिए थे, पर एक ह्यूमन को आउटर स्पेस में भेजना कितना फीजिबल है और क्या करने की जरूरत है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सस्टेनेबल बनाया जा सके, इस बात को ऑब्जेक्टिवली क्वांटिफाई करने के लिए जेमिनी प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। इस प्रोग्राम का पूरा फोकस इस बात पे रहता है कि अमेरिका को किसी भी तरह सोवियत को चांद पे एस्ट्रोनॉट को लैंड करने में बीट किया जा सके। हालांकि इसी साल के मार्च में सोवियत यूनियन के अलेक्सी लेनोव ने पहली स्पेस वॉक भी कर ली थी। Человек в межпланетном пространстве. И он живет, работает, улыбается, орбитальные станции, пересаживаться с ракеты на ракету. जून तक जेमिनी 4 के दौरान अमेरिका की एडवर्ड वाइट भी अमेरिका की तरफ से पहली स्पेस वॉक कर लेता है। जेमिनी 8 में अमेरिका कई टेक्नोलॉजिकल लीड्स ले लेता है, जैसे कि कैसे 2 स्पेसक्राफ्ट को आउटर स्पेस में डॉक किया जा सके और कैसे अटैच और डिटैच किया जा सके। इससे कई तरह के मैनूवर्स उन्होंने सीखे। टोटल जेमिनी में 10 मिशन थे, जिससे अपोलो प्रोग्राम्स के लिए एक बैकबोन तैयार हो गई। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के मून पे लैंड करने से पहले नासा के 5 रोबोट पहले ही मून पे थे। नासा के सर्वेयर प्रोग्राम के दौरान 7 रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट मून पर भेजे गए, जिनमें से 5 सॉफ्ट लैंडिंग्स होती हैं, यानी कि 5 सक्सेसफुल मिशंस होते हैं। इसी दौरान लूनर ऑर्बिटर प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाता है, जिसमें 5 अनक्रूड लूनर ऑर्बिटर्स को लॉन्च करके टेस्ट किया जाता है। अब टाइम आता है अमेरिका के असली एग्जाम का। अमेरिका अपने क्राउन ज्यूअल प्रोग्राम अपोलो प्रोग्राम को लॉन्च करता है। अपोलो प्रोग्राम का मेन मिशन कैनेडी की प्रोफेसी को फुलफिल करना होता है, जिसमें अमेरिका दुनिया को पहला देश बनता है जिसने कभी कोई आदमी को मून पे लैंड किया हो। बट अपोलो मिशन की शुरुआत ही एक ट्रेजेडी से होती है। जनवरी 27, 1967 को केप कैनेडी लॉन्च पैड पे अपोलो 1 के एक प्री फ्लाइट टेस्ट के दौरान कमांड मॉड्यूल में आग लग जाती है। इसमें 3 लोगों की जल के डेथ हो जाती है। इन्हीं में से एक होते हैं एडवर्ड वाइट। ये एडवर्ड वाइट वही होते हैं जिनके पास अमेरिका के लिए पहली स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड होता है। इस सेटबैक के बाद नासा फिर से ड्राइंग बोर्ड पे जाके तैयारी शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका को ही अपने स्पेस एम्बिशंस में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। सोवियत यूनियन का लूनर प्रोग्राम भी कई टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम से जूझ रहा था। इनमें से सबसे बड़ा सेटबैक उनके N1 रॉकेट्स का बार फेल होना होता है। अपोलो मिशंस में यूज किए जाने वाले सैटर्न 5 रॉकेट के कंपैरिजन में N1 रॉकेट्स ना ही ज्यादा अनरिलायबल बट ज्यादा इनएफिशिएंट भी होते हैं। वापस आते हैं अमेरिका की प्रिपरेशंस पे। अपोलो 1 की ट्रेजिक फेलियर के बाद अमेरिका किसी भी क्रूड स्पेस फ्लाइट को सस्पेंड कर देता है। पूरी जान लगा के एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और फ्लाइट के प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी प्रोसीजर्स को इम्प्रूव किया जाता है। अक्टूबर 11, 1968 को फ्लोरिडा के केप कैनेडी एयरफोर्स स्टेशन से अपोलो 7 लॉन्च किया जाता है, जिसमें कमांडर वॉल्टर शिरा और वॉल्टर कनिंगम डॉन आइल्स के साथ ऑर्बिट करते हैं। अपोलो 8 को दिसंबर 21, 1968 को कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाता है। अपोलो 8 को मून तक लैंड करने के लिए करीब 68 आवर्स लगते हैं और अपोलो क्रू मून को 20 घंटे में करीब 10 बार ऑर्बिट करता है। अपोलो 8 स्पेसक्राफ्ट दिसंबर 27, 1968 को पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन करता है। अपोलो 9 और अपोलो 10 मिशंस भी सक्सेसफुल लूनर मिशंस बनते हैं। अपोलो 11 को जुलाई 16, 1969 को केप कैनेडी से लॉन्च किया जाता है। सैटर्न 5 में इंस्टॉल्ड लूनर मॉड्यूल में कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल पायलट एडविन बज ऑल्ड्रिन करीब 2 घंटे 44 मिनट्स तक अर्थ के 1.5 चक्कर लगाते हैं। करीब 5 मिनट और 48 सेकंड बाद अपोलो 11 ट्रांस लूनर ऑर्बिट में प्लेस हो जाता है। फिर करीब 3 दिन तक ट्रैवल करके वो लूनर ऑर्बिट में एंटर करता है।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो खुद इस फ्लाइट के कमांड मॉड्यूल के मेन पायलट हैं, मैनुअली लूनर मॉड्यूल को कंट्रोल करके चांद पे स्मूथ लैंडिंग कराता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद बज ऑल्ड्रिन भी चांद पे उतरकर फोटोग्राफ्स और सैंपल कलेक्ट करते हैं। इसी टाइम चांद पे रेट्रो रिफ्लेक्टर्स भी इंस्टॉल किए जाते हैं जो आज तक फंक्शनल है। इसी के साथ वो मोमेंट आता है जिसके लिए हर अमेरिकन बहुत प्राउड फील करता है। चांद पर अमेरिका का झंडा लगाया जाता है और साथ में एक सेरेमोनियल फ्लैग भी लगाया जाता है। करीब 2.5 घंटे चांद पे स्पेंड करने के बाद दोनों अपने लूनर मॉड्यूल में बैठकर अर्थ की तरफ का सफर शुरू करते हैं और 3 दिन की ट्रैवलिंग के बाद कमांड मॉड्यूल पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन करता है। इससे पहले करीब हर स्पेस कंपटीशन में सोवियत यूनियन के आगे अमेरिका की हार होती है, पर जेमिनी और अपोलो प्रोग्राम्स की सक्सेस ये साबित कर देती है कि किसी भी तरह की हार्ड प्रॉब्लम्स के बाद भी आप एक बहुत सक्सेसफुल मिशन को अंजाम दे सकते हो। यहाँ आके स्पेस रेस तो खत्म हो जाती है, बट पूरी दुनिया के लिए एक नया प्लेग्राउंड खुल जाता है। इस स्पेस रेस की वजह से दुनिया में कई बेहतरीन स्पेस एजेंसीज का जन्म होता है, जिनमें से हिंदुस्तान का इसरो भी शामिल है। इस तरह के साइंटिफिक एंडेवर्स वॉर और पॉलिटिक्स को सस्पेंड करते हैं और आउटर स्पेस की रिसर्च को मायनों में पीस कीपिंग का काम करते हैं। इसका एक एग्जांपल है अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट, जिसमें दोनों अमेरिका और सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट्स को आउटर स्पेस में डॉक किया जाता है। इसी के साथ इंटरनेशनल रेस्क्यू मिशंस और फ्यूचर कोलैबोरेशंस की फाउंडेशन रखी जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।